लक्ष्य जीके क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है अडोल्फ हिटलर और हम आगे की चर्चा करने जा रहे हैं अडोल्फ हिटलर भाग 5 में। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्साय की संधि के उल्लंघन की। वर्साय के संधि के उल्लंघन की बात करेंगे। 9 मार्च 1935 को हिटलर द्वारा जर्मन वायु सेना की स्थापना की। ये पहला ऐसा कदम था जिसमें वर्साय की संधि का उल्लंघन हो रहा था। 16 मार्च 1935 को सेनापति गोरिंग की अध्यक्षता में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा हिटलर द्वारा कर दी गई और भविष्य में 36 डिवीजन या 5.5 लाख सैनिक रखने की बात कही गई। 11 अप्रैल 1935 को फ्रांस, इटली, इंग्लैंड तीनों ने मिलकर के स्ट्रेसा स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें वर्साय की संधि का उल्लंघन करने वाले जर्मन सरकार की निंदा की गई और इन तीनों ने लुकार्नो संधि के प्रति भी अपनी निष्ठा प्रकट की। इसके बाद में मुसोलिनी द्वारा अबिसिनिया पर आक्रमण किया जाता है। तब राष्ट्रसंघ ने मुसोलिनी या इटली पर प्रतिबंध लगा दिया और अपने सदस्य राष्ट्रों से इटली को या मुसोलिनी को युद्ध सामग्री देने से इनकार कर दिया। तब हिटलर ने मुसोलिनी को युद्ध सामग्री दी थी। इसके पश्चात फ्रांस और रूस में पारस्परिक सहायता संधि जो कि 1935 में हुई थी, जिससे हिटलर ने लोकार्नो संधि का भंग होना माना था, जिसके परिणाम स्वरूप हिटलर ने 7 मार्च 1936 को राइनलैंड में 35,000 जर्मन सैनिकों को भेज दिया और उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बेल्जियम ने भी फ्रांस का साथ छोड़ दिया। बात करेंगे एंग्लो जर्मन नौसैनिक समझौते के बारे में। यह समझौता 18 जून 1935 को जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसके तहत जर्मनी के समस्त नौसैनिक जहाजों के टन भार का 35% भार के बराबर नौसैनिक जहाज बनाने की अनुमति जर्मनी को मिल गई। अर्थात जर्मनी के जितने भी नौसैनिक जहाज थे उनके भार का 35% भाग के बराबर वह अपने खुद के नौसैनिक जहाज बना सकता था। इसके साथ ही जर्मनी को पनडुब्बियां बनाने की भी अनुमति मिल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस में मतभेद उत्पन्न हो गए। मई 1937 में वर्णविन के स्थान पर नेविल चैम्बरलेन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। नेविल चैम्बरलेन ने हिटलर की मांगों को जान करके या उनका पता लगा करके उसे संतुष्ट करने का फैसला लिया। तब चैम्बरलेन ने नवंबर 1937 में लॉर्ड हैलिफैक्स को हिटलर से मुलाकात के लिए भेजा। लॉर्ड हैलिफैक्स ने बवेशियन आल्प्स में स्थित बेर्क्टेसगोडेन नामक स्थान पर हिटलर से मुलाकात की। 15 सितंबर 1938 को चैम्बरलेन ने बेर्क्टेसगोडेन में हिटलर से मुलाकात की।
इसके पश्चात 21 सितंबर 1938 को चेम्बरलेन ने गोडसबर्ग, जो कि राइनलैंड में स्थित है, हिटलर से दूसरी मुलाकात की। तत्पश्चात 28 सितंबर 1938 को चेम्बरलेन तीसरी बार हिटलर से मिलने जर्मनी गया और तब म्यूनिख समझौता हुआ था। अब हम बात करने जा रहे हैं इटली और जापान के साथ जर्मनी के संबंधों की या हिटलर के संबंधों की। मुसोलिनी, जो कि इटली का तानाशाह था, आरंभ में हिटलर का विरोधी था। 1935 में नाजियों के द्वारा ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉल्फस की हत्या कर दी गई। तब इटली ने अपनी सेना ऑस्ट्रिया की सीमा की ओर भेज दी, क्योंकि इटली को या मुसोलिनी को ऐसा लगता था कि जर्मनी ऑस्ट्रिया की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन इसके बाद में अबिसीनिया के युद्ध के बाद या अबिसीनिया युद्ध के समय से दोनों तानाशाहों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। 25 अक्टूबर 1936 को रोम बर्लिन समझौता हुआ, जिसके तहत जर्मनी ने इटली का अबिसीनिया पर अधिकार को मान्यता दे दी, जबकि इटली द्वारा जर्मनी को ऑस्ट्रिया पर अधिकार करने पर सहमति जता दी। 25 नवंबर 1936 को जर्मनी और जापान के बीच में समझौता हुआ, जिसे एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट के नाम से जाना जाता है या इसे बर्लिन टोक्यो दूरी भी कहा जाता है, जिसके तहत रूसी संस्था कॉमिंटर्न की गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमति बनी। 6 नवंबर 1937 को इटली भी इस गुट में शामिल हो गया और यह गुट रोम बर्लिन टोक्यो दूरी के नाम से जाना गया। 22 मई 1939 को जर्मनी और इटली के बीच एक इस्पाती समझौता हुआ, जो कि 10 वर्ष के लिए एक राजनीतिक और सैन्य समझौता था। इसके पश्चात 27 सितंबर 1940 को जर्मनी, इटली और जापान के बीच में एक संधि हुई, जिसके तहत कोई भी एक देश के ऊपर जब आक्रमण होता है तो दूसरे दो देश उस एक देश की सहायता करेंगे। इस प्रकार के इन तीनों देशों के बीच में संधि हो गई। तब अक्टूबर 1940 में जब इटली और यूनान का युद्ध चल रहा था, तब इटली को जर्मनी से सहायता मांगनी पड़ी थी, जो कि इसी संधि का एक परिणाम था। नवंबर 1940 से लेकर के मार्च 1941 तक हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, बल्गारिया, ये सभी देश त्रिपक्षीय गुट में शामिल हो गई। त्रिपक्षीय गुट कौन सा? जर्मनी, इटली, जापान का त्रिपक्षीय गुट में यह देश भी शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं ऑस्ट्रिया विजय की। जुलाई 1934 में ऑस्ट्रिया के नाजी नेताओं ने हिटलर के सहयोग से प्रधानमंत्री डॉल्फस का तख्ता पलटने के लिए विद्रोह कर दिया और 25 जुलाई 1934 को डॉल्फस की हत्या भी कर दी गई। लेकिन सरकार ने, ऑस्ट्रिया सरकार ने विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और हिटलर का जो पहला प्रयास था ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया के ऊपर अधिकार करने का, वह असफल रहा। 12 फरवरी 1938 को
बेर्क्टेसगोडेन में हिटलर और ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री शुशनिक के मुलाकात होती है, जिसमें हिटलर ने अपनी 3 मांगें शुशनिक से रखी, जिसे शुशनिक ने अस्वीकार कर दिया। तब हिटलर ने शुशनिक को आक्रमण की धमकी दे डाली। दूसरी ओर प्रोत्साहन पाकर के नाजी लोग, जो कि ऑस्ट्रिया के नाजी लोग जो थे, उन्होंने ऑस्ट्रिया की जर्मनी में विलय की मांग कर डाली। तब 13 मार्च 1938 को जनमत संग्रह की बात शुशनिक ने रखी। तब फिर से हिटलर ने धमकी दे डाली और शुशनिक ने जनमत संग्रह टाल दिया या जनमत संग्रह नहीं करवाया और शुशनिक ने त्याग पत्र दे दिया। तब उसके बाद में नया प्रधानमंत्री एनकवार्ड बनता है, जो कि हिटलर समर्थक था। एनकवार्ड ने शांति व्यवस्था बनाने के लिए हिटलर से सेना भेजने के लिए कहा। ऑस्ट्रिया और जर्मनी का संघ बनाने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। तब बिना युद्ध लड़े अकेले धमकी देकर के ही 10 अप्रैल 1938 को जनमत संग्रह तो हुआ ही, लेकिन धमकी का भी सहारा लिया गया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। अब बात करेंगे म्यूनिख समझौता और चेकोस्लोवाकिया की समाप्ति का। चेकोस्लोवाकिया के साथ ही जर्मनी से सटे, चेकोस्लोवाकिया में जर्मनी से सटे सुडेटनलैंड में 32 लाख जर्मन लोग रहते थे। तब हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी के दिल में फंसी हुई कटार कहा, क्योंकि हिटलर इस सुडेटनलैंड को भी जर्मनी का हिस्सा बनाना चाहता था। तब हिटलर ने सुडेटनलैंड के जर्मन नेता कॉनराड हेनलाइन को स्वशासन की मांग के लिए भड़काया और ऐसा न होने की स्थिति में जर्मनी द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर सैनिक कार्रवाई की बात कह दी। 29 सितंबर 1938 को म्यूनिख में 4 बड़े राज्यों के बीच में समझौता हुआ, जिनमें जर्मनी की ओर से हिटलर तथा रिबेनट्रॉप ने भाग लिया, ब्रिटेन की ओर से चैम्बरलेन तथा हैरिस विल्सन ने भाग लिया, फ्रांस की ओर से दलादियर और लेंगर ने भाग लिया, जबकि इटली की ओर से मुसोलिनी तथा सियानो ने भाग लिया था। रूस और चेक या चेकोस्लोवाकिया को इसमें आमंत्रित ही नहीं किया गया। हिटलर को सुडेटनलैंड दे दिया गया और उससे कहा गया कि वह किसी और क्षेत्र की मांग नहीं करेगा या अधिक क्षेत्र की मांग नहीं करेगा। इस बात की इसमें शर्त रखी गई थी। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने, जिसका नाम था बेनेज, इसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। म्यूनिख से लौटने के बाद चैम्बरलेन ने कहा था, मैं सम्मान सहित शांति लेकर आया हूं, मैं सम्मान सहित शांति लेकर आया हूं। तब चर्चिल ने इसका उत्तर देते हुए कहा, इंग्लैंड और फ्रांस को युद्ध और अपमान में से किसी एक चीज को चुनना था और उन्होंने अपमान को चुन लिया, लेकिन वे युद्ध से नहीं बच सकते। तब जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप ने चैम्बरलेन के बारे में कहा था कि वृद्ध महोदय ने अपनी मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब तारीख निश्चित करना हमारा काम है। महात्मा गांधी ने भी इस समझौते के बारे में कहा था कि यूरोप ने अपनी
आत्मा बेच डाली है। शूमा ने इसके बारे में लिखते हुए कहा है कि म्यूनिख समझौता तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा है और पश्चिम के प्रजातंत्रों के लिए मृत्यु का वारंट है। म्यूनिख समझौते के तहत 1 अक्टूबर 1938 को हिटलर ने सुडेटनलैंड पर अधिकार कर लिया। मित्र राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया गया था कि वह चेकोस्लोवाकिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन हिटलर कहां मानने वाला था। उसने शीघ्र ही चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के प्रयास शुरू कर दिए। मार्च 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति हाचा को बर्लिन बुलाया। यहां बुलाने के बाद उसे बोहेमिया और मोरेविया जर्मनी के संरक्षण में रखने के लिए उसके सामने एक पत्र रखा गया और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। हाचा ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब उसे रात के 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक उस पर अत्याचार किए और बूढ़ा हाचा इतने अत्याचार सहन नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। तब हाचा को इंजेक्शन देकर के होश में लाया गया और बलपूर्वक उससे ऐसे पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए और तब चेकोस्लोवाकिया के कुछ क्षेत्रों पर रोमानिया, पोलैंड और हंगरी ने अधिकार कर लिया। इस प्रकार चेकोस्लोवाकिया का अस्तित्व समाप्त हो गया।